हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th ऑफ सितंबर के करेंट अफेयर्स। कल डेली सीए नहीं आएगा, कल आएगा आपका वीकली सीए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आपको करेंट अफेयर्स परचम के प्लेटफॉर्म पे 4 अलग अलग फैकल्टीज से पढ़ने को मिलेगा। डेली सीए मैं लूँगी, मंथली सीए ऋचा मैम कंडक्ट कराएंगे, इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस की जो न्यूज़ होती है वो पायल मैम लेंगी, और जो वीकली सीए होता है वो जानवी मैम लेंगी। तो कल आपका वीकली सीए आने वाला है। ओके, सो 10th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स में हम कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हमारा पूरा ध्यान रहेगा स्टेट और नेशनल की न्यूज़ पर। तो स्टेट और नेशनल न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो के एंड में आपको काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, और अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब आपके जो डेली सीए होता है उसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके है, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। सबसे पहले बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे से। तो 10th ऑफ सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। बेसिकली इस दिन की शुरुआत 2003 में हुई थी। 2003 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। किसने की थी? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड WHO, इन दोनों ने मिलकर 2003 में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की शुरुआत की थी। अब यहाँ पर जो थीम है वो आपकी 3 सालों के लिए थीम है। 2021 से लेके 2023 तक जो थीम रही है वो कौन सी है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, चलिए अंत में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, वो ये है कि हमने यहाँ पर एक मैगजीन लॉन्च की है जिसमें आपको 10,000 प्लस PYQs मिलेंगे जो कि कवर करते हैं SSC की डिफरेंट एग्जाम, CGL, CHSL, MTS, CPO और JEE को। तो आप इस बुक को ले सकते हैं जिसमें क्वेश्चन सारे सेगमेंट, GS के सारे सेगमेंट मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज एंड पेपर वाइज, कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ये बुक आपको parchamclasses.in पे मिलने वाली है, आप उसे वहाँ से ले सकते हैं। ओके है, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। सबसे पहले बात करेंगे जायद चैरिटी मैराथन के बारे में। ये जायद चैरिटी मैराथन है, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। 2001 में इस मैराथन की शुरुआत हुई थी और 2024 की मैराथन को होस्ट करेगा केरला स्टेट। सो न्यूज़ कहाँ से है? केरला से है। ओके, सो केरला टू होस्ट द इनॉग्रल जायद चैरिटी मैराथन इन 2024। तो केरला 2024 में इस मैराथन को होस्ट करने वाला है और इसको पूरा जो होस्ट करने वाला कमेटी पूरी एक तैयार की गई है। बेसिकली इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ UAE एंड इंडियन कम्युनिटी इन द UAE। जो भारतीय लोग UAE में रहते हैं, तो इन सब के सहयोग से बेसिकली इस मैराथन को कंडक्ट कराया जाएगा। बेसिकली ये मैराथन खास इसलिए है क्योंकि इस मैराथन में जितना भी पैसा कलेक्ट होता है वो सारा का सारा पैसा, सारी मनी आपकी चैरिटी में जाती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जायद चैरिटी मैराथन इज टू रेज फंड फॉर द चैरिटेबल कॉजेज। चैरिटेबल कॉज के लिए पूरा फंड चला जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। बेसिकली यहाँ पर जो लेट शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे UAE के, उनके याद में इस मैराथन को किया जाता है क्योंकि जायद जी जो थे वो एक बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी व्यक्ति थे, इसलिए उस गुड कॉज के लिए इस मैराथन की शुरुआत की गई है 2001 में। चलिए अब एक छोटी सी टर्म को समझते हैं अगली कहानी को समझने के लिए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? तो बेसिकली इस सिस्टम को डिज़ाइन किया है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स की टीम थी जैसे कि एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर एट LA यूनिवर्सिटी, और कई सारे जो रिसर्चर्स की टीम है उनके द्वारा बेसिकली ये मार्केट बेस्ड सिस्टम तैयार किया है। एक मार्केट बेस्ड टूल या फिर सिस्टम तैयार किया गया है जिसको हमने नाम दिया है इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया जाए कि इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम किसने तैयार किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तैयार किया है। अब ये क्या करता है? तो मार्केट में आपको कई सारे इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, और कोई भी इंडस्ट्री होती तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ ना कुछ तो कार्बन फुटप्रिंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट जो आपकी पॉल्यूशन वाली गैसेज है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनको एमिट करती ही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली
कैप सेट कर दिया है। क्या कर दिया है? सारी इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे? एक कैप सेट कर देंगे। आप इतनी कैप तक ही कार्बन एमिशन या जो भी आप पॉल्यूटेड सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं एक कैप तक कर पाएंगे। अगर आप इस कैप के ऊपर जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे देना पड़ेंगे। एडिशनल कैप को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। मान लेते हैं एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी है बी। ए का कार्बन एमिशन कम है और बी का कार्बन एमिशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ए ने कैप के नीचे तक ही कार्बन एमिशन किया है, मतलब उसके पास इतना कैप बचा हुआ है तो ये अपना कैप किसी कंपनी को बेच सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है, किसी कंपनी को बेच सकता है। और जो कंपनी बी है उसका जो कार्बन एमिशन है वो कैप के ऊपर है। कैप के ऊपर है तो मतलब इसको ज़रूरत है एडिशनल सेगमेंट या एडिशनल कैप को खरीदने की। तो वो कंपनी ए के पास जाएगा, बोलेगा कि यार हमारी कंपनी का एमिशन ज़्यादा है तो आप अपना जो बचा हुआ कैप है वो मुझे दे दो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम काम करता है। क्लियर आया? अब यहाँ पे गुजरात ने पहले इसे लॉन्च किया था सूरत में, अब सेकेंड सिटी बन गई है अहमदाबाद। So Ahmedabad becomes second city in India to implement emission trading system। तो सूरत के बाद गुजरात की दूसरा शहर बन गया है अहमदाबाद, जिसमें इस एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि रेगुलेट करेगा सारी इंडस्ट्रीज को कि वो कम से कम पॉल्यूशन को करे, पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली किया है, टू रिड्यूस पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट PM 2.5 एंड PM 10। ठीक है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट प्रिवेंशन भी हो सके, तो दोनों चीज़ें बैलेंस में चले। ऐसा नहीं कि हम केवल डेवलपमेंट करते जाएं और हमारे एनवायरनमेंट हमने हालांकि ख़राब कर ही दिया है और ख़राब उसको ना करें, इसलिए इस टूल को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें अहमदाबाद की 118 इंडस्ट्रीज शामिल की जा रही है। तो सेकेंड सिटी बन गई है अहमदाबाद और पहली सिटी कौन सी थी? सूरत थी। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। थोड़ा सा इस काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को बनाया गया था 2001 में। ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, बेसिकली अलग अलग जो बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन है, उनको ये सर्टिफिकेट देती है। गोल्ड सर्टिफिकेट है, प्लेटिनम सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेशन बॉडी बेसिकली ये है। इसे डिज़ाइन किया है CII, मतलब ये पार्ट किसका है? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का पार्ट बेसिकली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो आपका विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है उसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है और वो भी प्लेटिनम रैंकिंग दी गई है। और ये सर्टिफिकेशन किसने दिया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। 2019 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को गोल्ड दिया गया था, अब इसे अपग्रेड कर दिया गया और 2023 में इसे प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। क्यों दिया गया है? ऐसा क्या कर लिया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ने? तो इन्होंने पहले तो अपना जो सीवेज है सिस्टम है उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, किस तरीके से आप यहाँ पे जो वाटर है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, तो वाटर रिसाइकिल पे इन्होंने काम किया। इसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं उनको आपने एडिशनल इको फ्रेंडली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। आपने कितनी हद तक कोशिश की सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए। तो ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ के आधार पे बेसिकली यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है, वो भी प्लेटिनम कैटेगरी में बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, इतनी चीज़ें। ये वही कहानी लिखी है, बेसिकली इसका हेड ऑफिस आपको हैदराबाद में मिलेगा और ये जो रेटिंग है वो 6 एनवायरमेंटल कैटेगरी में दी जाती है, जिसमें इंक्लूड होता है सस्टेनेबल स्टेशन फैसिलिटी, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, एनर्जी इफिशिएंसी, वाटर इफिशिएंसी, स्मार्ट एंड ग्रीन इनिशिएटिव एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। वही सारी कहानी बेसिकली इन कैटेगरीज में ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अगली बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स देखे? हमारे यहाँ तो क्या होता है, जो मेरा गांव है वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई पत्ता भी हिला, ज़रा सी हवा हिलती है, हवा आई, पत्ता भी हिला तो क्या करता है, हमारे यहाँ तो लाइट काट देते हैं। या तेज़ बारिश हो गई, तूफान आ गया तो ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, डीपी उड़ जाती है, ऐसा होता है। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब थोड़ी सी हवा भी आती है तो हमारे यहाँ की लाइट चली जाती है। ठीक है, हमारे गाँव में ऐसा होता है। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा कि रोड साइड पे कई बार ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, तो आपकी जो चलने वाली जगह होती है वो एकदम थोड़ी सी कम हो जाती है। ऊपर से वो डेंजर का साइन भी बना रहता है और लोगों को बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर से दूर रहो। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, ये जो सारी प्रॉब्लम है कि तूफान आ गया, रेनफॉल ज़्यादा हो गई, या फिर जो हमारा चलने वाला रास्ता है वो ऑक्यूपाई कर रहा है ट्रांसफार्मर, खतरे का भी डर है, तो क्यों ना हम इसको अंडरग्राउंड ही बना दें, क्यों ना हम इसको अंडरग्राउंड ही बना दें। तो ऐसा कर दिखाया है बेंगलुरु ने।
ठीक है। सो इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर अनवील्ड इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर को इनॉग्रेट किया है बेंगलुरु के मलेश्वरम में। मतलब लोग मलेश्वर की रोड पे चल रहे होंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि वो एक्टिव ट्रांसफार्मर के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो फुटपाथ है उसकी स्पेस को फ्री किया जा सकेगा। इसके अलावा ये सेफ होगा पैदल चलने वालों के लिए। अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर एक सेफ गार्ड इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो टेम्परेचर, मतलब क्योंकि ट्रांसफार्मर के आसपास हीटअप ज़्यादा होती है तो वो एनर्जी भी कम रिलीज़ कर पाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो जब स्टॉर्म आते हैं या फिर रेनफॉल होती है तो जो इक्विपमेंट यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं उनको भी यहाँ पे सेफ गार्ड दिया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसको तैयार किसने किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे क्लेम किया है बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एंड बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BPMP, इन दोनों ने मिलकर इसे इंस्टॉल किया है, जो कि 500 किलोवाट का है और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे सालेम सागो। मतलब सालेम डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु की, उसके जो साबूदाने हैं उसे GI सर्टिफिकेशन मिला है, GI टैग दिया गया है, ठीक है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। द हिंदू की आर्टिकल है ये, द हिंदू से लिया गया आर्टिकल है। यहाँ पे बात हो रही है कि तमिलनाडु सालेम सागो गेट्स GI टैग। तमिलनाडु के सालेम साबूदाना को GI सर्टिफिकेशन दिया है। बेसिकली सालेम स्टार्च एंड सागो मैन्युफैक्चर सर्विस इंडस्ट्री कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में सागो सर्व के नाम से जानते हैं, ये लोग बेसिकली साबूदाना का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इनके ही साबूदाने को बेसिकली GI सर्टिफिकेशन दिया है और इसका नाम है सालेम सागो। अच्छा, ये जो साबूदाना है वो किससे बनाया जाता है, तो कि साबूदाना की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे होती है, पर पर्टिकुलरली सालेम डिस्ट्रिक्ट में साबूदाना की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसे बनाया जाता है, वो टोपी का जो रूट होती हैं उससे वाइट कलर के पर्ल की तरह साबूदाने यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तमिलनाडु जो है वो 60 लाख टन यहाँ पे क्रॉप को प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सालेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु को इसके पहले भी कुछ GI सर्टिफिकेशन दिए गए थे, जैसे कि रॉ सिल्क को, मालगोआ मैंगो को भी यहाँ पे GI सर्टिफिकेशन मिला है, जो कि सालेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब तमिलनाडु जो है वो पूरे नेशन के प्रोडक्शन का 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और सालेम जो है वो लीडिंग पोजीशन पे है सागो प्रोडक्शन में तमिलनाडु में, ठीक है। अब ये जो कंपनी है सागो सर्वा, इसका फॉर्मेशन 1981 में किया गया था और GI टैग देने से उस प्रोडक्ट को कोई और गलत तरीके से उपयोग नहीं कर सकता और एक इंटरनेशनल मार्केट में भी जगह मिलती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र स्टेट टू सेट अप मैंगो बोर्ड इन कोंकण। अब आप लोगों ने मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा 60 सेकेंड की वो जो रील आती है, उसमें मैंने डिफरेंट आपको GI टैग बताए थे जो कि मैंगो के लिए दिए गए हैं। तो मैंने आपको फलों के राजा के बारे में बताया था, आम के बारे में कई बातें की थी, और आम में भी सबसे अच्छा आम होता है वो कौन सा होता है आपका, हाफुस। तो जो हाफुस आम है वो कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन पिछले साल में इसका प्रोडक्शन 15% कम हुआ है। तो वो 15% प्रोडक्शन कम क्यों हुआ है, प्रोडक्शन में कमी क्यों आई है, क्या किसानों को और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्या उन्हें फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, या फिर पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक क्या करेंगे, मैंगो बोर्ड को सेटअप करेंगे कोंकण रीजन में, ठीक है। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ मैंगो बोर्ड इन द कोंकण रीजन टू सपोर्ट लार्ज स्केल हाफुस कल्टिवेशन। बेसिकली ये जो बोर्ड होगा वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस, प्रोडक्शन इन्हांसमेंट, पेस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च में। हालांकि जो मैंगो के फार्मर्स हैं वो पिछले डिकेड से डिमांड कर रहे थे, फाइनली यहाँ पर मैंगो बोर्ड का फॉर्मेशन किया जा रहा है कोंकण रीजन में, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो 15% हाफुस आम में प्रोडक्शन में कमी आई थी, और स्पेशली ये जो कल्टिवेशन होता है वो रत्नागिरी एंड सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब अगली बात करते हैं यहाँ पे एक कंट्री के बारे में जिसका नाम है ईस्ट तिमोर। दिखाई दे रही है, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, मलय पेनिनसुला के नीचे है, ये है ईस्ट तिमोर जिसकी कैपिटल है दिल्ली, ठीक है। कुछ समय पहले आसियान ने कहा था कि हम एज अ 11th मेंबर, 11वें मेंबर के रूप में
शामिल करते हैं ईस्ट तिमोर को। ऐसा आसियान मेंबर्स ने, आसियान में जो 10 कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा था कि ईस्ट तिमोर को हम 11th मेंबर के रूप में शामिल करते हैं। ईस्ट तिमोर ने 2011 में बेसिकली एप्लीकेशन दी थी आसियान मेंबर को कि हम आपके ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, 2022 में 2022 में इसे एज अ ऑब्जर्वर कंट्री बनाया। क्या बनाया? एज अ ऑब्जर्वर कंट्री बनाया। और अब नेक्स्ट ईयर या अभी कुछ समय में इसे परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी ईस्ट तिमोर को। पहले से ऑब्जर्वर बनाया था। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सामने आई है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली 20th नंबर का इंडिया आसियान समिट हुआ था और इस समिट में पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो इस आसियान इंडियन समिट में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया विल ओपन एम्बेसी इन तिमोर लेस्ते। इंडिया जो है वो अपनी एम्बेसी को ओपन करेगी ईस्ट तिमोर या फिर तिमोर लेस्ते में। ठीक है, तिमोर लेस्ते की जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पर इसको सेटअप किया जाएगा। बेसिकली ये वो दिखाता है कि इंडिया जो है वो कितना आसियान के साथ कनेक्टिव है। ठीक है, आसियान इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग इन द रीजन। इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्री जैसे कि यूएसए, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी डायलॉग पार्टनर हैं आसियान नेशन के, आसियान कंट्री के। ठीक है, आसियान ने एग्री किया था टू एडमिट तिमोर लेस्ते एज इट्स 11th मेंबर और इसने एप्लीकेशन दी थी 2011 में। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करते तो यूनाइटेड नेशन ने 2022 में तिमोर लेस्ते को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया था और ये एशिया कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है। $, यहाँ पे करेंसी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, हम G20। देखो भाई साहब, इस बार तो भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं G20 से। कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लो, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे लेवल पे फंक्शन किया जा रहा है। G20 की 200 से ज़्यादा मीटिंग अलग अलग सिटीज़ में कंडक्ट कराई गई और फाइनल मीटिंग यहाँ पे कहाँ हो रही है? 9 और 10 सितंबर को कहाँ हो रही है? भारत मंडपम में हो रही है। और आपने देखा होगा कि कई सारे कंट्रीज़ के, अगर हम चाइना और रशिया को छोड़ दें तो बाकी सारे जो G20 कंट्री हैं, ऑब्जर्वर कंट्री हैं, इसके अलावा जो गेस्ट कंट्री हैं, अफ्रीकन यूनियन जिसको 21 नंबर का मेंबर बना दिया गया है G20 का, अब G20 G21 हो गया। तो ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं। इन सब कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं, प्रेसिडेंट है, वो भारत में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला विषय बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत गवर्नमेंट कुछ तो करेगी। ठीक है, तो अब क्या कर रही है ये? इंडिया लॉन्च हेलो यूपीआई। इंडिया ने लॉन्च किया है हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट फॉर द वॉइस एक्टिवेटेड कन्वर्सेशनल पेमेंट। तो यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई का इनिशिएटिव है और उसने 2 नए एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है। एक है आपका हेलो यूपीआई और एक है भारत बिल पे कनेक्ट। ठीक है, बेसिकली ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में किया गया है। अब ये हेलो यूपीआई क्या है? तो ये हेलो यूपीआई बेसिकली क्या करता है, आपको यूपीआई पेमेंट आप वॉइस के ज़रिए कर सकते हो, बोलकर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में यूपीआई के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली ये सपोर्ट करता है वॉइस इनेबल यूपीआई पेमेंट को इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हालांकि आगे ऐसा बताया जा रहा है कई सारी रीजनल लैंग्वेज में इसको एक्सपांड किया जाएगा और भविष्य में ये हेलो यूपीआई कई सारी एडिशनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। इसके लिए यहाँ पर आप देखते हैं भाषणी प्रोग्राम एट IIT मद्रास। तो एनपीसीआई ने भाषणी प्रोग्राम IIT मद्रास के भाषणी प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेशन किया है और हिंदी और इंग्लिश के अलावा यहाँ पर दूसरी भाषाओं में भी आने वाले समय में हेलो यूपीआई की सुविधा अवेलेबल होगी। ठीक है, अब भारत बिल पे कनेक्ट क्या करता है? तो भारत बिल पे कनेक्ट क्या करता है, हमारे सारे बिल्स को स्ट्रीमलाइन करता है। नॉर्मली चैट के ज़रिए, वॉइस ऑर्डर के ज़रिए, जैसे कि एलेक्सा को बोल देते हैं ना, वैसे ही नॉर्मल वॉइस ऑर्डर के ज़रिए आप यहाँ पे भारत बिल पे कनेक्ट से अपने बिल्स को सबमिट कर सकते हो। बिल पे कनेक्ट एम टू स्ट्रीमलाइन द बिल पेमेंट प्रोसेस बाय इनेबलिंग यूजर टू इजी पे देयर बिल यूजिंग द नेचुरल इंटरेक्शन विद अ पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट लाइक एलेक्सा। ठीक है ना, और ये एक्सेसिबल होगा सारे यूजर्स के लिए। ठीक है, चाहे वो आप स्मार्टफोन, कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कोई भी डिजिटल बिल पेमेंट कर रहे हो, या मर्चेंट के पास जो साउंड बॉक्स है, मतलब सारे यूज़र्स के लिए बेसिकली ये एक्सेसिबल होगा, अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे समझने वाली ज़रूरत ये है कि अभी जो ग्लोबल फेस्ट हो रहा था वहाँ पर एनपीसीआई ने क्या क्या लॉन्च किया। तो सबसे पहले तो हेलो यूपीआई किया। ठीक है, आप वॉइस के ज़रिए यहाँ पे यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, वॉइस कमांड के ज़रिए। फिर आपने बिल पे कनेक्ट किया।
UPI लाइट एक्स मैंने बताया था, ऑफलाइन यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो UPI के जरिए। 200 रुपये की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 500 कर दिया गया था। टैप एंड पे, ये तो सभी को पता है, बहुत पुरानी स्कीम हो चुकी है, ठीक है, सभी लोग यूज़ भी कर रहे होंगे। क्रेडिट लाइन ऑन UPI, मतलब ये क्या करेगा, जो आपके पास बैंक ने प्री सेंक्शन आपको क्रेडिट किया है वो भी UPI से लिंक करके कस्टमर को इनेबल करेगा कि वो जो क्रेडिटेड अमाउंट है बैंक ने आपको एडवांस में जो प्री सेंक्शन किया है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। UPI एट ATM, ये बहुत चर्चा में रहा है, मतलब आप UPI के ज़रिए बार कोड को स्कैन करके ATM से पैसा निकाल सकते हैं। अब आपको वो प्लास्टिक कार्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी, डेबिट कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे NPCI ने लॉन्च की हैं। अब बात करेंगे G20 में क्या हो रहा है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था 9 सितंबर को हमारी जो कंट्री की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनविटेशन भेजा था जो हमारे G20 के डेलीगेट्स हैं, और उनको बुलाया है राष्ट्रपति भवन में खाना खाने के लिए, ठीक है, डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है। अब डिनर पे जाएंगे तो कुछ इंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि बस बैठे हैं खा रहे और आ गए। तो इंटरटेनमेंट के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। बेसिकली G20 समिट इंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे गंधर्व आराध्यम ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, गंधर्व आराध्यम ग्रुप, ये पेश करने वाला है भारत वाद्य दर्शनम। भारत वाद्य दर्शनम, वाद्य मतलब आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि सितार, संतूर, इन सब की परफॉर्मेंस यहाँ पे की जाएगी। तो एक स्पेशल म्यूजिकल परफॉर्मेंस है जिसका टाइटल है भारत वाद्य दर्शनम। इसको सेट किया गया है G20 समिट के लीडर्स के लिए, और इसको परफॉर्म कर रहा है कौन, गंधर्व आराध्यम ग्रुप के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर हमारे इंडिया का म्यूजिकल हेरिटेज कैसा रहा है, किस तरीके से म्यूज़िक के फील्ड में हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन म्यूजिकल स्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की जाएंगी। और यहाँ पे जो हाईलाइटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है संतूर, सारंगी, जल तरंग एंड सहनाई, ठीक है। अब देखो G20 सबमिट हो रहा है कहाँ पर, आपका प्रगति मैदान जो पहले था अब वो क्या बन चुका है, भारत मंडपम। इतना बड़ा प्रोमाइसेस है, कोई घूम गया तो हालांकि कोई घूमता नहीं है, मैं बता रही हूँ कि इतना बड़ा प्रोमाइसेस है। अब किसको कहाँ जाना है, पूरा वर्चुअल मैप देखना है, कहाँ पे कौन से डेलीगेट्स मिलेंगे, कहाँ पर अगली मीटिंग है, एटसेट्रा, कई सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है G20 ऐप। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द विजिटर। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसको डेवलप किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। क्यों, एक वर्चुअल वेन्यू टूर, बेसिकली जो विजिटर आए हुए हैं, डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली जो पूरा टूर या फिर पूरा एप्लीकेशन है, ये 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें हिंदी, जर्मन, पोर्चुगल, जापानीज एटसेट्रा, अलग अलग 10 लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल है। द ऐप प्रोवाइड अ वर्चुअल टूर फॉर द समिट वेन्यू भारत मंडपम, ठीक है। भारत मंडपम का ये वर्चुअल वेन्यू आपको दिखाई देगा। अब देखो ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि कितने सारे कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट लोग आए हुए हैं। अब इनकी सिक्योरिटी हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि नहीं है, तो उस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए एक और मोबाइल एप्लीकेशन काम कर रहा है, जिसका नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। सिक्योरिटी मेजर्स के लिए आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन काम कर रहा है, संदेश ऐप। क्या नाम है इसका, संदेश ऐप। बेसिकली जो हमारे पुलिस, दिल्ली पुलिस के मेंबर्स हैं और इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, बेसिकली जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो लीक नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को इस एप्लीकेशन की मदद से जो है वो भेजा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे आसानी से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। इस संदेश एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर मतलब NIC ने, ठीक है। तो दोनों एप्लीकेशंस हमने आपको बता दिए। न्यूज़ की तरफ बात करते हैं कि गोवा के गवर्नर के द्वारा रिसेंटली मसाल को लॉन्च किया गया है, जो अपकमिंग हमारे 37 नंबर के नेशनल गेम्स होने वाले हैं गोवा में। और गोवा के गवर्नर कौन है, तो श्रीधरन पिल्लई जी हैं। श्रीधरन पिल्लई जी ने जो ये मशाल लॉन्च की है, ये स्टेट में अलग अलग जगहों पे, वेरियस प्लेसेस पे 4 दिनों तक घूमने वाली है। स्पेशली रूरल एरियाज़ को यहाँ पे कवर किया जाएगा, जिससे स्पोर्ट्स को और प्रमोट किया जा सके, ठीक है। अब इसके अलावा जो गवर्नर है पिल्लई साहब, इन्होंने नेशनल गेम्स एंथम को भी प्रेजेंट किया है। और नेशनल गेम एंथम में जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो किसकी है, अमिताभ बच्चन की आपको देखने को मिलेगी। अब इस एंथम में एक बहुत ही खास तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है, जो कि गोवा का एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है घुमत।
इस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर यूज़ किया है और अलग अलग टैलेंटेड जो आर्टिस्ट हैं उनने मिलके इसे गाया हुआ है। क्लियर इतनी चीज़ें? तो आपको याद रखना है कि ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का नहीं रहा बेचारा, अब ये आर्ट एंड कल्चर का बन गया है कि कौन से राज्य का ये इंस्ट्रूमेंट है ट्रेडिशनल, तो आपको पता होना चाहिए गोवा का है। नेक्स्ट है SBI ने लॉन्च किया है भारत का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। अब ये क्या है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड? आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का लार्जेस्ट बैंक है, उसने लॉन्च किया है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। इस कार्ड के जरिए बेसिकली आप जितने भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, चाहे आप रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, फेरी के जरिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या फिर मेट्रो में बैठे हुए हो, तो आप कहीं भी किसी भी मोड में जाकर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो आप इस कार्ड की मदद से पेमेंट कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये बेसिकली जो आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है उनको ये प्रमोट करना चाहते हैं। यही नहीं, ये जो कार्ड है अगर आप कोई सामान परचेस करते हो ई-कॉमर्स के लिए, तो बिजनेस पर्पस के लिए, तो भी आप इस कार्ड को यहाँ पर यूज कर सकते हो। द इनोवेटिव नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड एम टू सिंप्लीफाई डिजिटल टिकट फेयर पेमेंट विद इन अ सिंगल कार्ड फॉर वेरियस ट्रांसपोर्ट मोड इंक्लूडिंग मेट्रो, बसेज, वाटर फेरी, पार्किंग एंड मोर। इसके अलावा आप इसके जरिए ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन को भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है इज पावर्ड बाय रुपे एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और रुपए के साथ इसको तैयार किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, विद द हेल्प ऑफ NPCI के बिना कुछ भी काम यहाँ पे होता नहीं है। अगर हम NCMC के बारे में बात करें तो NCMC को सेटअप किया गया था 2019 में, 2019 में, और इसका प्रपोजल दिया था नंदन नीलकनी कमेटी के द्वारा, जिसको तैयार किया था बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको तैयार किया था। बेसिकली ये पूरा कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए तैयार किया गया था और ये जो ऑपरेट होता है वो अंडर द NPCI ही होता है। ठीक है, ये अलाउ करता है आपका पेमेंट फॉर मेट्रो, बस एंड सब अर्बन रेलवेज। चेयरमैन SBI के कौन है? दिनेश कुमार खारा जी हैं। डन है, तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंत में हम MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द जायद चैरिटी मैराथन इन 2024? तो कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है केरला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस एरिया के लिए डिसाइड किया है कि वो मैंगो बोर्ड बनाएंगे? तो आंसर हो जाएगा कोंकण रीजन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा है कि 15 अप्रैल को हम स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेंगे? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एट द आसियान इंडिया समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है कि वो इंडियन एम्बेसी को ओपन करेंगे तिमोर लेस्ते में। तो तिमोर लेस्ते या फिर ईस्ट तिमोर की कैपिटल क्या है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिल्ली हमारी कैपिटल है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो इनकी कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट है मून स्नाइपर, ये किसका मिशन है? लूनर मिशन, आंसर हो जाएगा जापान का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, Who will be the official sponsor of the Indian contingent for the 19th Asian Games 2022 to be held in Hangzhou, China? तो अमूल, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये न्यूज़ हमने बहुत पहले डिस्कस की थी, आई थिंक 2 महीने पहले, लेकिन अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा इवेंट सितंबर में होना है, इसलिए वापस से चर्चा में आ गई, इसलिए मैंने इसको केवल और केवल MCQ में ले लिया। इन विच सिटी विल द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई में हो रहा है, 2nd एडिशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रवीणा अंजना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मालिनी रजुरकर, शी पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस म्यूजिक स्टाइल से एसोसिएटेड थी? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम साबूदाना ऑफ द सालेम डिस्ट्रिक्ट, जिसे GI सर्टिफिकेशन दिया है, वो किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से है, ऑप्शन डी करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ईस्ट एशिया समिट की कौन सी एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुई है जकार्ता में? आपको ये तो पता चल गया कि इंडिया और आपका आसियान कंट्रीज का 20th नंबर का मीटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंडिया और आसियान के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ईस्ट एशिया समिट के बारे में। मैंने आपको बताया था 21, 18, 30 या फिर 10, जो भी सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।